नमस्कार दोस्तों डीआरडीओ ने अभी हाल ही में एक ऐसा कारनामा है वो फिर से करके दिखाया है। यानी कि आसमान में भारत की तीसरी आंख अब फिर दौड़ती हुई नजर आपको आने वाली है। डीआरडीओ ने नया कारनामा करके दिखाया है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और हम अब किसी से पीछे नहीं है। बस प्रॉब्लम एक है आज के समय में, मास प्रोडक्शन। हमें मास प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान और देना होगा। यानी कि जिस प्रकार से चाइना ने प्रोडक्शन करी है ना, उसी प्रकार से हमें प्रोडक्शन करनी होगी। जो हमारा नेत्र AEW-C जो रेडार है वो बनकर तैयार हो चुका है। जो फाइटर जेट है जो बनकर तैयार हो चुका है, यानी कि फाइटर जेट तो हम इसे नहीं कहेंगे, पर जो हमारी तीसरी आंख है स्काई के अंदर वो तैयार हो चुकी है। क्या इसकी खास बातें हैं? और ऑपरेशन सिंदूर में भी इसने काम करके दिखाया है। यानी कि कमीशन नहीं था, फिर भी इसने अपनी ताकत है वो पूरी दुनिया के सामने दिखाई थी। अब ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो तो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। आप एक बार जरा सोचिए, जो चीजें चाइना के पास थी, यूएसए के पास थी, रशिया के पास, जर्मनी के पास, वो अब हमारे पास भी होने वाली है बहुत जल्द। डीआरडीओ का जो नेत्र AWACS है, जो उनको FOC की मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स से मिल चुकी है मंजूरी, जो तीसरी आंख इंडिया की। अब पूरी एक बार डिटेल्स में समझ लेते हैं ये क्या है। वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा हो चुका है और एक अगली पीढ़ी है वो तैयार हो रही है इंडिया के, जो हमारा एयरफोर्स इंडस्ट्री है उसके लिए। सबसे बड़ी कामयाबी है भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, डीआरडीओ की स्वदेशी AWACS जो नेत्र मार्क 1 है ना, वो अब फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस है वो मिल चुका है FOC से। तो यानी कि ये मार्क 1 है। मार्क 2 के बारे में बताऊंगा जो आने वाला है, इसका भी यहाँ पर जान लेते हैं। आकाश में भारत की तीसरी आंख होने वाली है। AWACS हवा में उड़ता हुआ एक ऐसा रेडार और कमांड सेंटर है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के लड़ाकू विमान, मिसाइल्स, ड्रोन्स या जो भी चीजें हैं उन सभी को पकड़ करेगा और उनकी जानकारी हमारे नीचे रेडार सिग्नल को देगा। और वो रेडार सिग्नल फिर फायर करेंगे और फायर करने के बाद में सीधा उनका मिसाइल हो या फाइटर जेट हो या कोई और चीज हो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब FOC क्या है, ये सबसे बारे में FOC क्या है, इसकी मंजूरी क्यों मिली? सबसे बड़ा पड़ाव है डिफेंस सेक्टर में FOC यानी कि फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस। ये मिलना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी हथियार बना है तो उसे FOC मिलेगा, तभी वो इंडियन एयरफोर्स में है वो शामिल हो पाएगा। अगर FOC मिल गया तो समझ लो 100% ये इंडियन एयरफोर्स के लिए बनकर रेडी हो चुका है। अब जो 10 साल की तपस्या है, नेत्र को 2017 में वायुसेना में शामिल किया गया था, यानी कि इंडियन एयरफोर्स में 10 सालों तक वायुसेना ने रियल टेस्ट किया इसका। यानी कि आप खुद सोच सकते हैं कितने कितने साल तक टेस्टिंग चलती है एक चीज को एयरफोर्स में लाने के लिए। 2017 में आया था और 2027 आने को है, यानी कि 10 साल तक इसकी टेस्टिंग चली है और बीच बीच में इसे ऑपरेशन में भी काम में लिया गया है। अब इसके बात कर लेते हैं, यानी कि अब ये जो वेरिएंट निकल कर आया है ना, इसकी कमियां दूर की गई 10 साल में और एक मैच्योर वेरिएंट है वो इसका निकल कर है वो आ चुका है। अब नेत्र का ऑपरेशन रिकॉर्ड क्या है? बालाकोट स्ट्राइक करी थी हमने 2019 में। तो जो हमारा नेत्रा है ना, लगातार निगरानी की और पाकिस्तान के F-16 जो डिटेक्ट किए और भारत के 2000 लोगों को सुरक्षित रखा इसने, ये काम किया। और क्या काम किया इसने? गलवान घाटी में, लद्दाख में LAC पर चीन की वायुसेना, यहाँ पर PLLF की हर ताकत पर 24 गुना निगरानी रखी। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में समुद्री सीमाओं का जो बॉर्डर सर्विलेंस है ना, वो इसने बहुत ही बड़ा काम किया है ऑपरेशन सिंधु में, सॉरी सिंदूर नहीं सिंधु में। और आगे बात कर लेते हैं नेत्र मार्क 1 और नेत्र 2। आपसे मैं बताऊं ऑपरेशन सिंदूर में भी इसका यूज किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में इसने बहुत सारे चीजों का पता किया कि कौन सी मिसाइल कहां पर आ रही है। उसके बाद वो सिग्नल्स हैं वो नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसमें आगे काम किया जाएगा। अब इसमें ऐसा क्या है इस रेडार में? इसमें जो रेडार दिया गया है ना, वो अभी 360 नहीं हो पाएगा क्योंकि इस प्रकार से इसमें रेडार है, पर मार्क 2 है वो 360 देख पाएगा। ये वाला रेडार है वो ऐसा ही है, इसमें ESA है रेडार सिस्टम लगाया है जो नेत्र ब्राजील के जो ERJ-145 जेट से बना है। इसमें डीआरडीओ का स्वदेशी ESA को S बैंड रेडार है जो खराब मौसम में भी 200 किलोमीटर तक देख पाएगा। वैसे लगभग ये 450 किलोमीटर तक आप मान सकते हैं देख पाएगा। 450 नहीं तो आप 400 मान सकते हैं। 24 घंटे उड़ान है। इसकी रेंज है 250 से 300 किलोमीटर है। मिड एयर रिफिलिंग भी हो जाएगी इसमें, यानी कि हवा में हम ईंधन भी इसमें भरवाएंगे। और क्षमता की बात करें ना, 12 से 14 घंटे आसमान में आराम से रख सकता है एक बार टैंक फुल होने के बाद में। और बात कर ले भविष्य की क्या तैयारी है इंडियन एयरफोर्स को इसके लिए लेकर, उसके बाद कर ले नेत्र 1 तो आ चुका है, 1A आएगा और मार्क 2 आएगा। यानी कि मार्क 1A इसे गैलियस नाइट्राइड यानी कि तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिससे रेडार की रेंज है वो 450 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। अभी लगभग 350 या 400 मान सकते हैं। जो अगला रेडार आएगा जो हमारा मार्क 1A आएगा, उसकी जो कैपेसिटी होगी देखने की कौन सी मिसाइल कहां से आ रही है, यानी कि हमने पाकिस्तान बॉर्डर से उड़ा दिया ना तो हम पूरा पाकिस्तान क्रॉस कर देंगे अगर कोई मिसाइल उड़ेगा तो उसमें से। मार्क 2 के बारे में बात कर लेते हैं। यह मार्क 2 आएगा ना, वो सबसे भयंकर होने वाला है। यह बहुत ही बड़े एयरबस A321 विमान पर बनेगा। इसमें नोज और टेल
रडार होंगे, यानी आगे भी रडार होंगे, टेल में पीछे भी रडार होगा, और 360 कवरेज है वो मार्क 2 दे पाएगा। ये कितनी कवरेज दे रहा है? तो ये लगभग कवरेज दे रहा है हमें 260 या 270 मान सकते हैं। इतनी कवरेज हमें इससे मिल रही है, दो साइड की कवरेज ये हमें दे देता है। हालांकि 260 270 मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग अगर हम उसको लेकर चलें तो ये 240 तक ही पहुंच पाएगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा हवाइया में बातें हैं वो नहीं करनी चाहिए। चीन और पाकिस्तान टू फ्रंट वार की चुनौती, क्योंकि आप सभी को पता है चीन और पाकिस्तान की जो टू फ्रंट वार है उसके लिए हमारी एक काफी भारी चुनौती है। दुश्मनों की ताकत क्या है? चीन के पास वर्तमान में 30 से ज्यादा AWACS है, जो लगभग 500 है। वही पाकिस्तान के पास में ज्यादा नहीं है, पाकिस्तान के पास में कुछ ही है। एक उनके पास है ZD के 03 रेडार विमान मौजूद है, बस, ज्यादा कुछ नहीं है। भारत की जरूरत क्या है? भारत में दो तरफा युद्ध है, हमारे पास टू फ्रंट वॉर है फिलहाल। इसमें निपटने के लिए हमें कम से कम 15 से 18, और भाई जब मैंने ये न्यूज देखी थी ना, तो मैंने यहाँ पर तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है 15 से 18 हमारे पास हो जाए ना तो काम बन जाएंगे। मेरा ये मानना है कि मास प्रोडक्शन करो, कोई भी चीज बनाओ मास प्रोडक्शन पे ध्यान रखो। अगर हम यही 15 से 18 की बजाय अगर इनको हम 40 से 50 बना देना, तो 25 इस बॉर्डर पर, 25 उस बॉर्डर पर, एक दो एक्स्ट्रा बनाएंगे वो बांग्लादेश बॉर्डर पर, कुछ नेवी को भी दे देंगे, तो लगभग 60-70 हमारे पास ऐसे होने चाहिए। मास प्रोडक्शन, चाइना इतना ऊपर क्यों आ गया आज के समय पे? क्योंकि उन्होंने मास प्रोडक्शन किया। बना दो भाई, बना दो, जितने बन सकते हो उतने बनाओ। चाइना का ये नियम है, वही नियम हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब जो कि इसका फाइनल वेरिएंट आ चुका है, मतलब सब कुछ जो कमियां थी वो दूर हो चुकी हैं। अब इसका तो मास प्रोडक्शन होना ही है, तो मतलब ये इसकी तो कैपेसिटी आने वाले आप मान सकते हैं 10 सालों में, ज्यादा नहीं तो हमें मिल ही जाएंगे 40-50, ये तो अगले 10 साल में। अब 10 साल के बाद आप खुद सोचिए रिक्वायरमेंट कहाँ चली जाएगी। इसलिए प्राइवेट सेक्टर का इसमें आना बहुत ही जरूरी है, ताकि रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। जब तक प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि वो मास प्रोडक्शन करते हैं। गवर्नमेंट कंपनियों के ऊपर फिलहाल है वो काफी दबाव है। अब निष्कर्ष की बात कर लेते हैं कि अब हमें आगे करना चाहिए। रिसर्च की जीत तो हमारी हो चुकी है, जो हमें FOC है उसका क्लियरेंस मिल चुका है। सबसे बड़ी बात है ये सबसे मैच्योर फाइटर जेट है। अब इसका वर्जन निकल कर आएगा, आगे 2 वर्जन आएंगे, Mark 1A और Mark 2। उनको और बेहतरीन बनाना हमें DRDO उनके ऊपर काम पर लग चुका है। जैसे ये आया उसके बाद तुरंत हमने काम शुरू कर दिया उनके ऊपर। दुनिया के टॉप 2 एयरफोर्स की बात कर ले, आने वाले समय में जब 6 नए Mark 1A और Mark 2 प्लेटफॉर्म बड़े शामिल होंगे, तो जो हमारी इंडियन एयरफोर्स की सर्विलेंस क्षमता है ना, वो टॉप वायुसेना के बराबर होगी। हालांकि वैसे अभी भी हम टॉप में ही है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये पता नहीं कैसे इसमें रिपोर्ट में आ रहा है, परंतु फिर भी हम टॉप में है। बस मेरा ये मानना है जो भी बनाए उसका मास प्रोडक्शन कर दे। सबसे बड़ी आज के समय में हमारी कमजोरी चल रही है इंजन की, तो प्लीज गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ किसी भी प्रकार से जो हमारा कावेरी इंजन है उसको और फंडिंग दी जाए, ताकि वो इंजन बनकर तैयार हो, तो उसके बाद हमें किसी पे भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज के समय सिर्फ हम G141 जो USA की GE कंपनी का इंजन है उसी के ऊपर हम पूरी तरीके से निर्भर है, जिस वजह से हमें ये टेक्नोलॉजी नहीं मिल पा रही है और ना ही हम कर पा रहे हैं। पर कावेरी इंजन के साथ भी काम चल रही है, यूरोप की 2 दिग्गज कंपनियों को साथ में उसे बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि उसका थ्रस्ट है वो 110 किलो न्यूटन तक पहुंच पाए। अब देखना यह है कि कावेरी इंजन में सक्सेस मिलती है या नहीं मिलती है। तो आपको क्या लगता है हमें बताइएगा जरूर, कावेरी इंजन बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। मेरी ख्वाहिश यही है जो बन रहा है जल्दी बने, मास प्रोडक्शन हो और कावेरी इंजन बहुत जल्द बनकर हमारी आंखों के सामने आ जाए।